अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बरामदात के अंदर सबसे अहमियत की हामिल है। अगर पाकिस्तान की मजमूई बरामदात को देखें तो वाहिद सहारा इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो तमाम मनफी जो अशारिये जा रहे हैं उसके अंदर मुस्बत किरदार अदा करती हुई कहीं ना कहीं सहारा देती नज़र आती है। लेकिन मजमूई बरामदात ख़ास तौर पर देखें अक्टूबर तक के 4 महीनों की रिपोर्ट के मुताबिक तो टेक्सटाइल भी शदीद इस वक्त शिकंजे के अंदर नज़र आ रही है, जहाँ सबसे बड़ा नेटवर्क सेक्टर इसके अंदर जो है वह ज़ुबू हाली का शिकार और डिक्लाइन नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान की मजमूई बरामदात के अंदर जो दरामदात है वो एक बड़ी तादाद में इतनी बड़ी कि सिर्फ 4 महीने के अंदर 12 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट का सामना है। पाकिस्तान अगर बरामदात बढ़ाए लेकिन साथ साथ दरामदात इतनी बढ़ेगी, जहां अक्टूबर के महीने के अंदर सिर्फ 1 महीने की दरामदात 6 अरब डॉलर से ज़ायद है, जो कि 40 महीनों की सबसे हाईएस्ट रेशो है। अगर ऐसे ही दरामदात बढ़ती रही तो पाकिस्तान का मजमूई खसारा बढ़ेगा और जिस बिना के पाकिस्तान को बरामदात बढ़ाने का कोई खातर खा नतीजा नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान जो गुज़िश्ता चंद साल पहले देखें तो उसके अंदर चावल की बरामदात पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा, इसके अलावा दीगर ज़राई अजनास समेत दीगर मसनूआत की बरामदात करते हुए पाकिस्तान ने अपने आप को ना सिर्फ इकनॉमिकली स्टेबल किया बल्कि इसके साथ साथ अपना GDP भी ग्रोथ के अंदर मुस्बत इशारिया दे रहा था। लेकिन उसके साथ दोबारा सब कुछ डिक्लाइनिंग मोड में जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पे ये भी शक व शुबात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि दोबारा मार्कअप रेट जो है वो हाई ना हो जाए। इसके ऊपर बात करने के लिए हम पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री व्यवस्था लोग हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले एप्टमा के जोनल चेयरमैन मौजूद हैं हमारे साथ, नवीद गुलजार साहब। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट अगर जिन्हीं को निकाल दें तो फैसलाबाद में आप लोगों से स्पिनिंग से होता है। क्या समझने इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अदाद शुमार देखें तो बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी काविशें, बहुत सारी कमेटियाँ बना रहे हैं, बहुत सारी टैक्सेस को स्क्वीज़ करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई खातर खा नताइज नज़र नहीं आ रहे। और सबसे आगाज़ में आप लोग बैठे हैं स्पिनिंग वाले, जहाँ से ये सर्कल आगाज़ होता है, वहीं आप कुछ फिगर्स भी दे रहे थे कि अगर 12-13 हज़ार मिलियन स्पिंडल्स की बात करें उसमें से 5 से 6 मिलियन जो है वो बंद भी हो चुके हैं, जो एक ह्यूज फिगर है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा है तकरीबन 13 मिलियन स्पिंडल अगर पाकिस्तान में लगे हुए हैं तो मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक कोई 50% स्पिंडल इस वक्त पाकिस्तान में बंद हो गए हैं। बंद होने की जो वजूहत हैं, एक तो डिमांड का ना होना है, दूसरा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत हाई है। और हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो बिजली का रेट है। बिजली के रेट जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम सिर्फ अपने हमसाया मुल्क चीन में की तरफ चले जाएँ तो जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर गालबन 4 से 5 सेंट की बिजली दे रहे हैं। हमारे यहाँ अगर वही बिजली 15 सेंट की होगी तो कौन सा तरीका है कि हमारे जो स्पिनर हैं वो सस्ता जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे जो स्पिनिंग के अंदर सबसे बड़ा जो कॉस्ट एलिमेंट है वो बिजली होती है और बिजली की रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। हमारा माल ज़्यादा कीमत के ऊपर बनता है और इसलिए उसका गाहक ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया एक्सपोर्ट का, तो दुनिया भर के अंदर एक रिसेशन है, वो डिमांड क्रिएट नहीं हो सक रही जो चाहिए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अगर हम यूरोप और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर भी जो है ख़रीद फरोख्त जो हो रही है वो चीज़ों की कम हो रही है। तो डिमांड स्क्वीज़ ये है जो साइकिल है जिसके अंदर डिमांडें घटी हुई हैं और ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं डाउन हो गई है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर यही बरामदात जो है इसे हम बढ़ाने को बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन हम कुछ बातें कर रहे थे कि हमारी लोकल मार्केट बहुत बड़ी है। जैसे आज हम भारत की बात करें तो वहाँ बहुत सारे आपके भी होंगे, बहुत सारे दोस्तों के चक्कर लगता है, तो वो कहते हैं जो प्रोडक्ट वो बाहर मंडियों के अंदर बरामद करते हैं वो वहाँ भी दस्तयाब होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट ऐसी बात है कि हम मार्केट जो है बरामदात के ऊपर फोकस किए हुए हैं, जबकि हमारी अपनी 22 करोड़ की आबादी की इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ अब ऑनलाइन बहुत बड़ा शेयर उसके अंदर से कैप्चर करी है। वहाँ हम क्यों फोकस नहीं करते और अच्छी बेटर प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाते ताकि चीपर चीज़ें मिलें और लोग इसको ज़्यादा कैटर कर लें? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है ना, तो मैंने अभी एक डेटा देखा है जिसके मुताबिक जो एक एवरेज इंडियन है वो $170 जो है वो पूरे साल के अंदर टेक्सटाइल की चीज़ों के ऊपर खर्च करता है। पाकिस्तान में हम समझते हैं कि ये फ़िगर कम होगा क्योंकि हमारी खुशहाली जो है उनके मुताबिक
कुछ कम है, तो अगर हम $100 को भी इसको एज्यूम कर लें तो 25 करोड़ की आबादी और $100 यानी कि $25 बिलियन की डोमेस्टिक इंडस्ट्री पाकिस्तान की भी अवेलेबल है, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ यूज क्लोथिंग की नज़र हुई है, कुछ चीप इंपोर्ट्स की नज़र हुई है। जो पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल का सेक्टर है वो उससे उस तरीके से बेनिफिट नहीं ले सका जिस तरह दुनिया अपनी लेती है। तो उसके लिए क्या इक़दाम की ज़रूरत है, उसके ऊपर एक तफसीली शायद आप लोगों को करना पड़ेगा, मार्केटों में जाकर सर्वे करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो है टैक्सेस जो हैं ये 18-20% टैक्स के ऊपर हम सस्ती चीज़ें नहीं बना सकते। जब नहीं बना सकते तो फिर वो इलीगल इंपोर्ट्स होंगी, मिस डिक्लेयर्ड इंपोर्ट्स होंगी, यूज क्लोथिंग की में से चीज़ें आएंगी और जो मार्केटों में बिकेंगी और जो उस चीज़ का मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने मुल्क को फ़ायदा देना है तो आपको जहाँ तक बिजली के रेट कम करने हैं और प्लस टैक्सेस को कम करना है। सर अगर हम बरामदात को देखें तो बड़ी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही है। $6 बिलियन अक्टूबर के अंदर हम एक महीने में कर रहे हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट इन 4 मंथ्स $12 बिलियन है। वैसे तो हम 4 और लगाएंगे, ये 24 पे जाएगा और फिर यही 36 पे, यानी कि हम एक साल के अंदर जो है वो अगर इतनी बड़ी ट्रेड डेफिसिट की तरफ जाएंगे तो मुल्क की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, मुल्क का जो बरामदात बढ़ने का फ़ायदा कैसे होगा आम पब्लिक के ऊपर। तो फिर ये तो मार्कअप भी ऊपर जाए, क्योंकि जो इस वक्त नज़र आ रही है इम्पोर्ट, उसमें देखा जाए इम्पोर्टेंट है क्या जो दरामद हो रहा है। देखिए, जब अगर आप इम्पोर्ट के जो फिगर्स हैं उनको एनालाइज कर लें तो उसमें एक बड़ा सब्सटेंशियल हिस्सा जो है वो टेक्सटाइल इंपोर्ट्स का भी है, जिसमें धागा भी आ रहा है, जिसमें कपड़ा भी आ रहा है, जिसमें पॉलिस्टर भी आ रहा है। वो क्यों इंपोर्ट हो रहा है, उसकी क्या वजह है, पहले उसको देखने की ज़रूरत है। अगर हम उसको देखेंगे तो क्योंकि हमारी चीज़ें पाकिस्तान में महंगी बन रही हैं, इसलिए लोग बाहर से वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही हैं। मैं एक जो है ख़िलाफ़ नहीं हूँ बिल्कुल भी कि आपका इंपोर्टेड जो रॉ मटेरियल है वो हमारे एक्सपोर्टर्स को अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन कोई तरीका ऐसा होना चाहिए कि ड्यूटी ड्रॉबैक का एक कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए कि आप पहले कोई टैक्सेस दें, फिर जो आप एक्सपोर्ट करें तो वो वापस हो जाएं, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो चीप इंपोर्ट्स, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, जो चाइना में दे आर नॉट सीइंग कि वो किस भाव के ऊपर जो है वो माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो 75 से 80% पैसा जो है ना वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट से ले लेते हैं और जो 20% उनकी जो होती है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। उस पर वो कीमत नहीं देखते, वो देखते हैं कि हमें कितने डॉलर आ रहे हैं, कितनी रोज़गार आ रही है। और इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 3-4 सेंट की बिजली के ऊपर जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर वो बना रहे हैं तो हम कैसे मुकाबला करेंगे उसका। अच्छा, एक और नुक्ता आपने हाईलाइट किया था, ख़ासतौर पे जब हम जिनिंग से शुरू होते हैं तो वहाँ वेस्टेज और हमारी जो क्वालिटी है वो इतनी पुअर होती है कि उसका सारा बोझ आके वो भी स्पिनिंग पर डलता है। तो अल्टीमेटली हम अपनी प्रोडक्शन और अपनी ख़ासतौर पे जो प्री प्रोडक्शन शुरू होने वाला प्रोसेस है उसे भी ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से मज़ीद इंडस्ट्री पे बोझ भी पड़ा है और हमें कुछ चीज़ों को ख़ुद अपने आप को रिफ़ाइन और कुछ ऐसा करना होगा ताकि ना सिर्फ हम लोकल मार्केट, आलमी मार्केट, बल्कि अपनी कॉस्ट एफिशिएंट हो सके। देखिए, इसमें एक बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है कि तमाम इंडस्ट्री को पैसा बनाना चाहिए ताकि वो BMR कर सके, वो नई जदीद मशीनरी खरीद सके। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्पिनिंग के साथ भी ऐसे हुआ है, हमारी जिनिंग के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि वो पैसा नहीं बना सकते। जब पैसा नहीं बना सकते तो आज भी हम 1950 की मॉडल के ऊपर चल रहे हैं। आज 2025 में 75 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी जिनिंग चल रही है और वो कैसे सीखे। जब उन्होंने पैसा बनाना है तो फिर उन्होंने उसको पर लगाना भी है और एक जिद्दत जो है वो आनी है इस चीज़ के अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं आ रही। हमारी जो कॉटन, पाकिस्तानी कॉटन हम लेते हैं उसमें ट्रैश का एलिमेंट 9 से 10% होता है, जो आलमी मयार है वो 3 से 4% का ट्रैश का है। तो डेट मीन्स के हम 6% 7% जो है वो कीमत ट्रैश की दे के उसके लिंट ले रहे हैं और वो हमारी ना सिर्फ हमारी प्रोडक्ट ख़राब कर रही है और उसके अलावा नुकसान भी पहुंचा रही है हर सेक्टर को। तो आपको दोनों चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, जिद्दत मशीनरी में लेके आएँ और उसके अलावा जो है पिकिंग के ऑपरेशन को बेहतर करें। और क्वालिटी ऑफ कॉटन एक ऐसी चीज़ है जो पिछले कई साल से पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ कॉटन जो है वो नीचे जा रही है। अब बीजों पे क्या
सरमायाकारी करके अच्छे बीज किस तरह बनाए जा सकते हैं और किस तरह ज़मीन को अच्छा प्रिपेयर किया जा सकता है, यह हुकूमती जो है उनके काम है, जो प्राइवेट सेक्टर तो नहीं कर सकता। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल ये किया भी है कि 25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड की जो वो रेशो थी वो ख़त्म करते हुए ये भी कहा कि 52 अरब जो रुपया इकट्ठा हुआ है इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाया जाए। आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री से भारी भरकम जो टैक्सेस जो मद में पैसे लिए जाते हैं, अगर उसे रियल में R&D पे लगाया जाए तो उसके सूद में नताए सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो EDF है जो फंड होता है वो टेक्निकली आपको ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहिए कि ये इंडस्ट्री का फ़ायदा हो सकता है। किस तरह की मशीनरी दरामद हो सकती है, तो हमने भी NTU में, नेशनल यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोग्राम किया है जिसमें हमने EDF से फंडिंग ली है और वो ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉटन के ऊपर है। तो उसको हम ऐसे इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान की जो कॉटन है उसका एक फुटप्रिंट बना लेंगे। तो वो भी एक बहुत अच्छा इक़दाम है। EDF से पैसे उनका जो यूज़ है बड़ा अच्छा है। बाकी भी अगर इसी तरीके के प्रोग्राम हुकूमत करे और जो है यूनिवर्सिटियाँ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसे को लगाएं तो हो सकता है कि हम बेहतर नतीजा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। नवीद गुलजार साहब मौजूद थे, बहुत ही ब्रीफली बता रहे थे कि इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ मौजूद है, इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले इनिशियल स्टेप स्पिनिंग से शुरू होता है। उससे पहले जिनिंग जो मेन बुनियाद है वहाँ इंडस्ट्री को अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम आलमी स्टैंडर्ड्स, आलमी मियाज़ के मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। क्योंकि अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, जहाँ कॉस्ट एफिशिएंट होना है, वहाँ जहाँ गवर्नमेंट सतह के ऊपर, वहाँ इंडस्ट्री सतह के ऊपर बहुत सारे इक़दाम की ज़रूरत है ताकि मिल के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। वगरना और दूसरी तरफ जो बढ़ती हुई दरामदाद है उसे चेक एक लगाना बहुत ज़रूरी है कि जो गैर ज़रूरी दरामद हो रही है उसे रोक लिया जाए। वगरना हमारे इस वक्त जो मुआशी पूरा एक ढांचा है उसके ऊपर उसका मनफी असरात मुरतब होते नज़र आ रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि सबसे ज़्यादा बरामदात के अंदर हुजम रखती है, तो उस पूरे हुजम को अगर कैलकुलेट करें तो नेटवेयर सेक्टर यानी कि पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन जो है टॉप ऑफ द लिस्ट उसके अंदर आता है। पाकिस्तान की अक्टूबर की बरामदात बड़ी मायूस कुन है, जिसके अंदर बरामदात तो कम बेश 2 अरब से ज़ायद की है, डॉलर की है, लेकिन जो दरामदात है वो 6 अरब डॉलर से ज़ायद की है। 40 माह की सबसे ज़्यादा दरामदात सिर्फ एक महीने के अंदर, और मजमूई अगर ट्रेड डेफिसिट जिसे तजारती खसारा हम कहेंगे वो 12 अरब डॉलर क्रॉस कर चुका है 4 महीनों के अंदर। अगर हम ऐसे एग्रीगेट करके चलेंगे तो ये पाकिस्तान का कोई 36 अरब डॉलर 48 अरब डॉलर क्रॉस कर सकता है महज एक साल के अंदर, जो कि लम्हा फ़िक्री है। अहमद अफजल अवान साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन PHM। बहुत शुक्रिया अहमद भाई वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां हम ये कहते रहे कि पिछले 2 महीने जो गिरावट थी उसके अंदर वाहिद टेक्सटाइल सहारा था जो कि पाकिस्तान की बरामदात को बचाता आया, लेकिन अब अगर देखें ओवरऑल रिपोर्ट के अंदर तो नेटवेयर भी खसारे में है, जो कि बहुत शाज़ो नादर डाउनफॉल का शिकार होता है। आप खुद नेटवेयर के सेक्टर से हैं, जो सबसे प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है वो नीचे जा रहा है, और इसी इंस्टीट्यूट के सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट एक्सपोर्टर जो पाकिस्तान के नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हालात इतने बदल क्यों रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे कि पूरी इंडस्ट्री को विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आप बड़े वेल वर्स्ड हैं। आपने जो बातें अभी हाईलाइट की हैं और ये बिल्कुल एक जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उसकी अक्कासी करती है। अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको हम इस वक्त हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मेरी आपसे पहले भी कबल वक्त इंटरव्यू से बात हो रही थी, मेरे ख्याल में कि हमें आज तक एक कम्प्रीहेंसिव टेक्सटाइल पॉलिसी ही नहीं मिल सकी। और जब हमारे पास पॉलिसी नहीं होगी तो हमें अपने आगे फ्यूचर का लाएमल तैयार करने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते कि आज एक पॉलिसी लायक की जाती है, उसे 2 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, फिर एक नई पॉलिसी आ जाती है। और किसी भी इदारे को कामयाबी के लिए, तरक्की करने के लिए तसलसल की बहुत ज़रूरत है, सबसे पहली चीज़ है। दूसरी है कि गवर्नमेंट मुझे लग रहा है कि क्लियर नहीं है अभी कि वो क्या करना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि हमारे ही विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे ही जो है फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि टेक्सटाइल मेरी प्रायोरिटीज़ में नहीं शामिल। अब ये आप उस सेक्टर के बारे में कह रहे हैं जो वाहिद सेक्टर जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग में आके आपको एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस ला के दे रहे हैं 60% से ज़्यादा। तो आप बजाय उसी में फर्दर स्पेशलाइज करें, आप उस सेक्टर को सपोर्ट करें ताकि आप उसमें मतलब एक
आपके पास कंपेटिटिव एज आ सके। हम एक नई चीज़ को शुरू करने लग पड़े, अब उसको बनते, किसी भी सेक्टर को बिल्ड करते, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हमें बड़ा टाइम लगेगा। तो ये भी आपने एक फैक्टर कंसिडर करना है कि जो चीज़ आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, ताकत है, आप उस पर इन्वेस्ट करें। एक फैक्टर ये है। तीसरा ये है कि जैसे कि आपको पता है नया इन्वेस्टर भी कोई नहीं एंटर हो रहा, जिससे कंपेटिटिवनेस भी नहीं बढ़ रही, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो अभी भी सिंगल डिजिट में तो नहीं आ सके। और फिर हमें कोई भी छोटी मोटी जैसे DLT होती थी, हम ये नहीं कह रहे अपनी गवर्नमेंट से कि हमें कोई मराद दें, हमें सब्सिडीज़ दें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं हमें क्लैरिटी दें ताकि हम उसके हिसाब से अपना फ्यूचर का लाएअमल तैयार कर सकें। और ये एक ऐसी डिबेट है जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि 20-25 मिनट का एक घंटा बात हो सकती है। तो मेरी एक ही इसको मुख्तसर इसका खुलासा करके अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी इन पर्सनल कैपेसिटी ये रिक्वेस्ट है कि हमें एक कम्प्रीहेंसिव टेक्सटाइल पॉलिसी दी जाए और हमारे लिए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट किया जाए, जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि जब तक हमारे लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, नया जो है इन्वेस्टर भी नहीं एंटर होगा और ये सारे मामलात हैं। तो आप अगर इसके अलावा कोई पर्टिकुलर सवाल पूछेंगे तो मैं बता दूँ। आपके समझते कि हम सिर्फ नेटवेयर एक्सपोर्ट देख लें तो वो ह्यूज थी, डिक्लाइन की आखिरकार वजह क्या है आपके सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पर, कि क्या दुनिया के अंदर डिमांड कम हो गई या डिमांड बढ़ रही है, हम उसको कैटर नहीं कर पा रहे, हम रवायती मंडियों के अंदर फंसे हुए हैं या गैर रवायती मंडियों की तरफ बढ़ नहीं रहे, आखिर बका क्या है नेटवेयर के अंदर? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल है। देखिए जी, हम दुनिया की चौथी बड़ी कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन होते थे। इस वक्त कॉटन यील्ड में हम सबसे नीचे चले गए पूरी दुनिया में। एक ये मैंने माना, ठीक है। दूसरा, आज भी हम वही कपड़े बना रहे हैं जो आज से 20 साल पहले बना रहे थे। बहुत चंद इदारे हैं जिन्होंने अपनी एफर्ट के थ्रू कोई नई चीज़ें लाई हैं, नए कपड़ों में इन्वेस्ट किया है। हमें आज भी वही सिक्के, वही यान काउंट मिल रहे हैं हमारे स्पिनर से जो आज से 15 साल पहले मिल रहे थे, बल्कि उनकी क्वालिटी डिप्रिशिएट ही हुई है, अप्रिशिएट नहीं हुई। और अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि यहाँ पे गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बार बार गवर्नमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है आपका और ये गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर चल नहीं सकता। तो एक तो मैं कहता हूँ जी, रवायती मंडियों को टारगेट करते रहते कोई मसला नहीं था, हमारी कंपेटिटिवनेस नहीं रही। वियतनाम हमसे आगे चला गया, कंबोडिया, म्यांमार जैसे मुल्क जो हैं वो हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग पड़े हैं नेटवेयर में। क्यों? हालांकि वो तो अपना कॉटन भी नहीं कहीं प्रोड्यूस करते, लेकिन उन्होंने कंपेटिटिवनेस बढ़ाई, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। तो हमें, मुझे एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे जो है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए और ऐसे इंसेंटिव दिए जाएँ कि लोग बजाय प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करने के या दूसरी चीज़ों में इंडस्ट्री में इन्वेस्ट। हम आपसे DLTL या कोई मराद नहीं मांगते, लेकिन 200 अरब से ज़ायद के रिफंड्स क्लेम पड़े हुए हैं अभी तक, जो कि वैसे तो फास्टर सिस्टम के तहत 72 घंटे के अंदर RPO जारी होने के बाद वो जारी होने थे, लेकिन ताहाल 200 अरब से ज़ायद के रिफंड्स क्लेम पड़े हैं। ये 200 अरब अगर इंडस्ट्रियलिस्टों के पास आ जाए तो क्या ये इससे इंडस्ट्री बनाएंगे या कहीं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? जो गवर्नमेंट को क्या है कि ये 200 अरब जो अकाउंट्स में पड़ा है, ये अगर इधर शिफ्ट ऑन हो जाए तो इसका इम्पैक्ट हमारी एक्सपोर्ट्स पे क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है कि एक्सपोर्टर्स के लिए कैश फ्लो की बड़ी ईज़ हो जाएगी और ये एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि उसके पास जब इजाफी पैसे पड़े होंगे और वो उसके पास कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो हो सकता है वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर ले, मशीनरी में इन्वेस्ट कर लें। आपने बताया ये कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, 200 अरब से ज़्यादा, और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, तो डेफिनेटली इससे बड़ी ईज़ होगी, इससे बड़ी आसानी पैदा होगी। अब ये पर्सनल किसी का क्या डिसीजन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब एक कम्प्रीहेंसिव टेक्सटाइल पॉलिसी होगी, इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट्स में होंगे, रिफंड्स हमारे फंसे नहीं होंगे, ये कपल ऑफ फैक्टर्स जब कंबाइन किए जाएंगे तो डेफिनेटली लोग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, आप यंगस्टर हैं, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस तरीके से चल सकता है कि हम एक इंपोर्ट कंट्री बन के रह जाएं? 6 अरब डॉलर की हम अक्टूबर में इंपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल सिर्फ हम 4 महीनों के अंदर 12 अरब डॉलर की डेफिसिट का शिकार नज़र आ रहे हैं। ये अलार्मिंग पोजीशन नहीं है कि हमने, मतलब अगर नेटवेयर के अंदर लगाएं तो हम एक बटन भी खुद प्रोड्यूस नहीं करते, हमने अपनी स्टील मिल को भी सेट नहीं किया, यानी कि हम कोई चीज़ खुद बना नहीं पा रहे। तो आने वाला फ्यूचर क्या ऐसे ही चलता रहेगा? हम कुछ मंगवाएंगे, भेज देंगे, 60% इंपोर्ट किया, 40% उसमें बचा लिया, या हमें खुद मुख्तारी बढ़ाना हो? देखिए, इस वक्त जितना भी इंडस्ट्रियलिस्ट चल रहा है वो एक जहाद ही कर रहा है, और आप भी सारे लोगों से मिलते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। मेरा ख्याल है उनकी राय और मेरी राय में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा।
लेकिन मैंने जैसे पहले हाईलाइट किया कि ये गवर्नमेंट लेवल की चीज़ है, इसे गवर्नमेंट लेवल पे हाईलाइट होना चाहिए। आप जिस स्केल पे कह रहे हैं कि तब्दीली लाई जाए, ये सिर्फ उसी सूरत पॉसिबल है कि हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी दे, वो बताए हमें अगले 5 साल के उनके क्या प्लान्स हैं, हम अपने प्लान्स उनके साथ अलाइन करके हम चीज़ों में इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। जैसे आपने कहा हमारे रिफंड्स क्लियर किए जाएं, हमें नई मशीनरी पे जो है कोई ऐसी पॉलिसी लेके आई जाए जिससे आसानी पैदा हो सके। और ये मल्टीपल चीज़ें जी, ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव डिबेट है जिसको मैं आपके 2 मिनट 3 मिनट में इसको कंबाइन नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सबसे पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट की साइड से होगा, तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट उनके शाना बशाना चलेंगे इंशाल्लाह। शॉर्टली लास्टली ये है कि पीएम ने एक कमेटी बनाई, बल्कि 8 कमेटियां बनाई मुख्तलिफ। उनका कहना था पहले 5 इकनॉमिक प्लान फेल हो चुके हैं, अब नई 8 कमेटियां बनाई गई कि कुछ प्लान पेश किया जाए। इवन जो हमारी पॉलिसी है टेक्सटाइल की या इकनॉमिक पॉलिसी पिछले 1.5-2 साल से तैयारी के मराहिल में है। अब आपके वाले पॉइंट के लग रहा है कि पीएम इस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुकावट कहीं ना कहीं IMF है या कोई और ब्यूरोक्रेट्स की शक्ल में? अब ये जी मेरे ख्याल में, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट अगर कोई अहद कर ले, और जिस तरह इस वक्त हमारी गवर्नमेंट चल रही है, सारे लोग अलाइंड हैं और सारे लोग जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ अलाइंड है, एक पेज जिसे हम कहते हैं। तो मैं एक सियासी लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन एक ये बड़ी वो राइटिंग ऑन द वॉल है, सबको पता है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा मौका है कि एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी दे दी जाए, सारे अलाइंड हैं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड लिया जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उनकी तरफ से ओके करा के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके उस पर काम शुरू कर दिया जाए। हमारे मसला ये होता है कि बातें चलती रहती हैं, अमली तौर पे काम नहीं होता। तो मैं कहता हूँ बेशक उसमें हम नहीं कह रहे कि हमारी सारी डिमांड्स मानी जाएं, चलें कोई बेसिक बुनियादी चीज़ें हमारी माननी जाएं, जिसमें ये रिफंड्स हो गए या हमारे जो ये इंटरेस्ट रेट हो गए, इस तरह की कुछ चीज़ें मान के एक आप कदम तो उठाएं। जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह देंगे कि हमारी ये प्रायोरिटी में नहीं शामिल, तो और प्राइम मिनिस्टर साहब जितनी मर्जी कमेटीज़ बना लेंगे, तो ये जब आपकी विद इन द टीम कोलैबोरेशन नहीं होगी तो वो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट को इस वक्त हंगामी बुनियादों पे इस केस को टेकअप करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि नेटवेयर सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व है। ना वो स्पिनिंग है, ना वो वीविंग है, ना वो प्रिंटिंग है, ना कोई और शुभ है डायरेक्टली। और वो एक बंदे का रोज़गार नहीं चल रहा, उसके 4 घर में खाने वाले हैं। आप इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, कितने हज़ारों ख़ानदान बनते हैं। तो हमने ये देखा या जो हमने दूसरे मुल्कों में देखा कि जो लेबर इंटेंसिव शोबे होते हैं हमेशा मुल्क उसको प्रमोट करते हैं ताकि आपकी मिडिल क्लास तबका भी इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि वो सारे लोग बट रहे, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को नहीं जा रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे, और अगर वज़ीर आज़म साहब ये जिस तरह आपने भी बताया हम भी पढ़ रहे हैं, ये कमेटीज़ बना रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कमेटी से ज़्यादा अमली तौर पे हमें इस वक्त कुछ करना चाहिए, और वो कैसे करना है ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। बहुत शुक्रिया। अहमद अफजल अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक जुमला इन्होंने बोला कि अमली इक़दाम, तो फिर उसके लिए जुमला ये है कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तम ना हो, बल्कि इसके हकीकी मानों के अंदर कुछ सूदमंद नताए सामने आएँ ताकि पाकिस्तान को इसका मुस्बत फ़ायदा हो सके। वगरना बैठें, चाय पिएँ, गप्पे मारें और कहें हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अमली इक़दाम उसके अंदर फिर सिफर होंगे तो नतीजा सिफर निकलेगा। लेकिन अगर नतीजा सिर हासिल है, निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर इक़दाम भी वैसे होने चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री टेक्सटाइल की जब बात करें और फिर ओवरऑल भी इंडस्ट्री बात करें, तो एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन फेडमिक भी फैसलाबाद के अंदर वाक़ है, और एक बिज़नेस काउंसिल भी है, फैसलाबाद बिज़नेस काउंसिल। उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं और फेडमिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं। काशिफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सूरत हाल क्या देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन है, और अगर ओवरऑल देखें टेक्सटाइल भी नेटवेयर में डिक्लाइन है, लेकिन हम कॉन्टीन्यूसली अपनी इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। इंपोर्ट बिल इतना है कि अक्टूबर में हम 40 माह की सबसे हाईएस्ट रेशो पे गए हैं, $6 बिलियन पे। अगर ओवरऑल देखें तो $12 बिलियन का हम ट्रेड डेफिसिट उठा चुके हैं 4 माह के अंदर। पीएम की अगर एक्टिविटी देखें तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं, इक़दाम करते नज़र आते हैं। फिर पॉइंट क्या है, कहाँ जाके चीज़ें ख़राब हो रही हैं और कहाँ जाके एक्सपोर्टर्स को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखिए, फ़िलहाल मैं जो बात करूँगा, गवर्नमेंट की इंटेंशंस तो पॉजिटिव हैं, लेकिन जो बर वक्त डिसीजन मेकिंग है ना, वो ऑन टाइम नहीं है।
अगर वो बर वक्त इनके फ़ैसले हो जाएं, पॉलिसी मेकिंग हो जाए और उसके रिज़ल्ट आ जाए। अब मुझे एक बात बताएं कि गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे चाहते हैं, हमारी रियासत पाकिस्तान चाहती है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा मुल्क जो है वो स्ट्रेंथन हो, डॉलर पाकिस्तान में है। और हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये चाहते हैं कि हमने अगर कैपेसिटीज़ लगाई हैं तो हम बंद रखने के लिए नहीं लगाई हुई। हमारे गवर्नमेंट से हमेशा ये मुतालबा रहता है कि बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, रिफंड्स हो, जो बेजा टैक्सेशन का महाज खड़ा है उसको ख़त्म किया जाए। क्या जब बजट आया था उसके अंदर लास्ट मिनट पे जो फैसले किए गए कि कॉटन जो है वो हम अपनी पाकिस्तानी कॉटन को प्रमोट करके बाहर से जो हमने 18% की रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है वो डिस्करेज करने के लिए कि हम बाहर। अब एक वाज़ह फ़र्क है, हमारे अगर पाकिस्तान की स्पिनिंग मिल्स के अंदर ओल्ड टेक्नोलॉजी लगी है, वो बिजली भी ज़्यादा कंज्यूम करती है, वो एफिशिएंट भी नहीं है। क्या एफिशिएंट यूनिट्स के ऊपर आपकी कॉटन की प्रोडक्शन इम्प्रूव्ड नहीं है? या हम जो कॉटन बाहर से इंपोर्ट करते हैं क्या वो इम्प्रूव्ड कॉटन ही है? अगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक कॉटन टी शर्ट जो है वो हमने बाहर से इंपोर्टेड यान की बना के कस्टमर को भेजी है और अगर उसे वो क्वालिटी पसंद की है और वो दोबारा हमसे डिमांड कर रहा है वो, तो अब क्या हम उनको ये बोलें कि 18% ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगा दी है और उसके बाद कुछ अरसे के बाद आपको पता है सैलाब आ गया, अब वो हमारी जितनी क्रॉप है वो डैमेज होगी। अब क्या ये उस डिसीजन के ऊपर नज़रसानी नहीं करेंगे जब कॉटन की शॉर्टेज होगी? साहब आप बिल्कुल बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं इबहाम है जो और बर वक्त फैसलों का ना होना। बिल्कुल बिलाशुबा आपने सही कहा। कॉटन प्रोडक्शन इस वक्त देखें तो गुज़िश्ता साल से अगेती लगा के गवर्नमेंट ने कहा हम अच्छी पैदावार करेंगे, अगेती की पिकिंग भी अच्छी आई, लेकिन साथ ही सैलाब ने टच किया और इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई जो कॉटन प्रोडक्शन है पिछले साल से भी डिक्लाइन में है। तो ये बड़ा ड्रामेटिकली फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं। तो फिर इकदाम आपकी बिल्कुल बात सही है, वो 18% लगा दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें ओवरऑल ये जो जितने भी टैक्सेस हैं इनको एक फ़िक्स चार्ट के ऊपर लगा देना चाहिए? 18% सेल टैक्स को कम करके बेशतर आप लोग मुतालबा कर चुके हैं ताकि पता हो वापस कुछ नहीं है ना, बल्कि दूसरी तरफ 200 250 अरब गवर्नमेंट तरफ रुका हुआ है, कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं और हम उड़ान पाकिस्तान के तहत 60 अरब डॉलर अचीव करना चाह रहे हैं। देखिए फिलहाल मैंने गवर्नमेंट को हमने बजट से पहले भी उन्होंने तजावीज़ हमसे ली थी और हमने उनको यही बोला था, एक्सपोर्टर का आपको ये पता है कोई भी एक ही चैनल है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जहाँ से पैसे आते हैं। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो थ्रू ड्राई पोर्ट या एयरपोर्ट्स के थ्रू होती है, वो भी गवर्नमेंट के पास डाटा है। इज़ इट पॉसिबल कि हमें 27 से 28 महकमों को डील करना पड़ता है? गवर्नमेंट को हमने हमेशा ये बोला है कि आप 27 से 28 महकमों की जितनी भी टैक्स कलेक्शन है उसको क्यूमुलेट करें, वो 1% बनता है, वो आधा % बनता है, 2% बनता है, वो स्टेक होल्डर के साथ बैठे, वो एक ही दफ़ा जब हमारे स्टेट बैंक में पैसे आते हैं आप उसके डिडक्शन कर लें, रादर दैन के आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट फॉर द टैक्स कलेक्शन आपने 27 महकमे हमारे ऊपर लगाए हैं और डिफरेंट टाइम के ऊपर। हम तो सारा साल हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद किसी ना किसी महकमे का ऑडिट ही करवा रहे होते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने एट द एंड ऑफ द डे तो रेवेन्यू कलेक्शन ही है ना, उन्होंने हमसे पैसे कलेक्ट करने हैं। तो इज़ इट पॉसिबल कि ये सारे जो टैक्स हैं इनको एक्यूमुलेट करके तो हमारी जो फाइनल रेमिटेंस है उसमें से स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कोई मिडल वे निकाल लिया जाए और एक ही दफ़ा डिडक्शन हो जाए ताकि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर एक अच्छा कदम हो। बिजली के ऊपर गवर्नमेंट को हमने बारहा बोला है, ये जब तक 21 से 22 रुपये के ऊपर बिजली नहीं आएगी तब तक ये पहिया नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब इनिशिएट लेते हैं लेकिन वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के साथ वो आगे चल रहे हैं, जबकि हमें ड्रास्टिक स्टेप लेने हैं। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि अभी रिसेंटली उन्होंने जो ये एक्सपोर्ट के ऊपर जो सरचार्ज है 0.25% का वो ख़त्म किया, एक अच्छा कदम है। लेकिन ये कैसे ख़त्म हुआ? क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स ने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को एड्रेस किया कि जी ये हमारे प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, ये बेजा टैक्सेशन है, इसको एड्रेस करें। प्राइम मिनिस्टर साहब की समझ में आया और उन्होंने उसी मीटिंग के अंदर ये फैसला किया कि हम ये फौरी तौर पे ख़त्म करें। दैट्स मीन के आपको गवर्नमेंट की इंटेंशन का पता लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हर वक्त कोशिश ये है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी भी कोशिश है। तो कौन सी हर्डल है? हर्डल तो ये है कि बर वक्त फैसले। क्या ये जो सरचार्ज है ये आज से 6 महीने पहले ख़त्म नहीं हो सकता था? और अगर ये फ़ैसला तब लिया जाता तो हमारी विन विन सिचुएशन होती आज। या ये जब पॉलिसी मेकिंग ने इन्होंने लगाया था, क्या उस टाइम पे इस पर गौर नहीं किया जा सकता था? हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि बिजली की कीमत जो है वो खित्ते के मुताबिक करें। हम नहीं कहते हमें सस्ती दे, लेकिन जो बांग्लादेश है जिनके साथ हमारा मुकाबला है, जो इंडिया है, जो चाइना है, वियतनाम बैठे हैं, उस हिसाब से तो बिजली का रेट मिले। हम ये नहीं कहते कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी जो बुनियादी जड़ है इन्फ्लेशन की वो बिजली है।
जब हमें अगर बिजली सस्ती मिलेगी, हमारे रॉ मटेरियल के जो सप्लायर्स हैं वो भी हमें सस्ता देंगे। तो बेसिकली इंटरनेशनल दुनिया में लोगों को सस्ता माल चाहिए। अगर आप ये कहोगे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे और आप उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि हमारे ये जो कारखाने ये चलें, इस तरह नहीं चलेंगे। हमें बर वक्त फ़ैसले करने हैं, हमें विन विन सिचुएशन में जाना है। हमें जिस तरह रियासत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिल के जो इंटरनेशनल महाज के ऊपर पाकिस्तान के नाम सॉफ्ट इमेज जो क्रिएट किया और जो इतनी ज़्यादा बड़ी जंग लड़ी है पाकिस्तान का इमेज बहाल करने में, क्या पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का इमेज बहाल नहीं हो सकता? और ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे चंद स्टेप्स लेने हैं। और हम कहते हैं कि अगर ये बिजली सस्ती कर दे, गैस सस्ती कर दे, 6 महीने हमें देखें, अगर हम परफॉर्म नहीं करें तो हमसे ये जितना आपने हमें रिलीफ दिया ये हमसे वापस ले लें। अच्छा, आप काशिफ साहब फेडमिक के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, बड़ी इंडस्ट्री है, क्या नज़र आ रहा है कि हमें तो ये लग रहा था एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन है, BRI का ये प्रोजेक्ट CPEC उसके अंदर बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तो बहुत हैवी इंडस्ट्री का आना चाहिए, आ चुकी है, लेकिन वैसे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही उसके अंदर। बिलाशुबा अब आपका जो नया बोर्ड है, नए चेयरमैन है, काफ़ी कोशिश हैं कि चीज़ों को मुस्बत अंदाज में बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बैकलॉग जो लगा है उसने अभी तक उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। देखें बिलाल, उसमें यह है कि अब ये मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने जो चेयरमैन है राना अज़हर वक़ार साहब, और गवर्नमेंट में नो डाउट राना सनाउल्लाह ने बड़ी मावनत की है और बड़ी हेल्प की है हमारी, कि कोई भी हमारे जो जेन्युइन इशूज़ हैं उनको एड्रेस किया है। हमारे वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे जो गवर्नमेंट का जो वहाँ पे फेडमिक के अंदर रेट है वो M3 के अंदर वो 1 करोड़ रुपया समथिंग एकड़ है, और जो हमें रजिस्ट्री करानी पड़ती थी वो हमें DC रेट के ऊपर 3 करोड़ रुपया करवानी पड़ती थी। अब ये वो स्टेप्स हैं जो राना अज़हर वक़ार साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को ऑन बोर्ड लेके गवर्नमेंट के साथ एड्रेस किया, और उसके ऊपर हमने जाके जब एक्शन लिया है तो वो रेट DC रेट जो है वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर करवा लिया। दैट्स मीन कि ये इंडस्ट्रियल्स को रिलीफ है और हम अप्रिशिएट करते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि हमारे पिछले दौर में 190 केसेस ऐसे थे, 190 स्टेक होल्डर ऐसे थे जिन्होंने रेगुलराइजेशन करवाई नहीं थी और उनके बारे में कभी डिसीजन ही नहीं आता था, और वो भी एम्बिग्यूटी का शिकार थे, ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ना फैक्ट्रियाँ बना रहे थे, और जो फेडमिक है वो इटसेल्फ वहाँ पे कॉलोनाइजेशन ही हो रही थी। राना अज़हर वक़ार साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है, और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इंटरवीन किया है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, और पिछले 20 दिन पहले मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने प्लॉट रेगुलराइजेशन करने के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दी फाइनली, और ये फाइनल कॉल है। मैं आपके तवज्जो से आवाम को बताना चाहता हूँ कि जिनके प्लॉट वहाँ पे हैं और रेगुलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, और ये दिस इज़ द लास्ट चांस, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इतना बड़ा काम है कि जिसमें से 77 के करीब जो प्लॉट्स हैं वो कल हमने रेगुलराइज कर दिए हैं, और रेगुलराइज दैट्स मीन के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ एक कदम आगे जा रहे हैं। उसके बाद आपके सबसे बड़ी जो चाइनीज़ हैं वो आपके इधर बैठे हुए हैं। आप यकीन करें हमारे पास क्यू में एप्लीकेशन की लाइन लगी हुई है कि हमें यहाँ पे प्लॉट चाहिए, हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है, लेकिन कुछ हर्डल्स मैनेजमेंट की तरफ से थी, कुछ स्टाफ की तरफ से थी, कुछ पॉलिसी मेकिंग की तरफ से, और फाइनली जब हम मिलजुल के काम कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब की पूरी मावनत है इसके अंदर, और वो ख़ास तौर पे इसको देख रहे हैं, और राना अज़हर वक़ार साहब दिन रात इसके ऊपर कोशिश करके ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट कर रही है अपने स्टेक होल्डर्स को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे टाइम गुजर है वहाँ पर फैसिलिटेशन हो रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अभी ये कम्युनिटी सेंटर वो अप्रूव हुआ है, क्लब वो जो फेडमिक के बिल्कुल सामने है चनाब क्लब की अप्रूवल हुई है, DC साहब ने उसके अंदर इंटरवीन किया है, वो बना रहे हैं उसके ऊपर। वो क्यों फैसिलिटेट करें? क्योंकि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आए हुए हैं उनको हम वहाँ पे इस तरह का माहौल दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पे ईज़ अपना वो सोचें और आके बिज़नेस इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर लगाएँ। तो ये स्टेप्स हम ले रहे हैं, और अगर आप ये देखेंगे पिछले 8-10 सालों में फेडमिक का बुरा ही हाल था, और अब फाइनली वो पहिया, मैं ये नहीं कहता बड़ी स्पीड से चल रहा है, लेकिन चलना शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया काशिफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिलाशुबा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अदारे और जो स्टेट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश की जाए। इससे पहले इंडस्ट्री चल रही थी तो गवर्नमेंट की तरफ से ईज़ नहीं पैदा किए जा रहे थे, इंडस्ट्री अपने सर के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन नहीं थी, कोविड से पहले सूरत हाल ही डिफरेंट थी। लेकिन अब जहां गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन वहां बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन मुमकिन ये तभी होगा जब मिल के और स्टेक होल्डर्स को सुन के आगे लेकर चीज़ों को चलेंगे तो वाज़ेह अंदाज के अंदर चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।